हमारी यूनिवर्सिटियों में और तालीमी दरसगाहों में नशे की बीमारी एक वबा की तरह फैली हुई है। किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक करना, अगरचे कांटों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन इसकी मंजिल बड़ी खूबसूरत है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वालिदैन के साथ एक बहुत ही प्लेजेंट गठजोड़ करके अपने बच्चों की फलाह व बहबूद का रास्ता हमवार कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में रोज़ाना 10 लोगों का यूरिन सैंपल हम लेते हैं और अगर कोई यूरिन सैंपल नहीं देता तो उसे घर जाके दोबारा सोचने का मौका देते हैं, तो 6 महीने बाद हम इस प्रोग्राम को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का भी यूरिन सैंपल लें कि जो उस बैलेटिंग में तो नहीं आते, लेकिन उनके तौर अतवार ऐसे हैं, उनके सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिससे कॉलेज इंतज़ामिया को शुबा होता है और वो 10 के साथ 2 और ऐड कर दें, जैसे कि ग्रेड्स का नीचे आना और पिछले सेमेस्टर की निस्बत अगले सेमेस्टर में जो कामयाबी है वो कम दर्जे की होना और ड्रास्टिक डिफरेंस होना। बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड भी हैं, जैसे किसी का वज़न एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाना या किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसी की अटेंडेंस में जो है वो एक बहुत ज़्यादा चेंज आपको नज़र आए कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए गायब है। जैसे ज़हनी दबाव की बात की तो स्मार्ट बट स्कैटर्ड फैमिलीज़ के बच्चों को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। और ये जो टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स हैं सर, ये वो टूल किट है जो कि आपको इवन स्मार्ट बट स्कैटर्ड फैमिली के अलावा भी, जैसे हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर ये स्किल सिखा दी जाती है बच्चों को तो वल्नरेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ आपको कनेक्ट करती है ना, आपके बच्चों की वैल्यूज़ के साथ। यानी उसने कैसे अपने एनालिसिस सीखने हैं, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है आइंदा आने वाले वक्त में, अब वो चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस है, चाहे वो रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, ये किसी भी तरह का। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल कि आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज रखें। क्या वही स्टूडेंट्स जो ड्रग यूज़ करते हैं वो ड्रग पुशर भी बन जाते हैं? बिल्कुल। आप ऐसा ना सोचें कि किसी यूनिवर्सिटी में जो मनशियात की सप्लाई होती है वो ड्रग डीलर कर रहे होते हैं जो बाकी सोसाइटी में कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ तावन के नाम पे, एक दूसरे के साथ दोस्ती के नाम पे ये दगा कर रहे होते हैं। कई दफ़ा अपना खर्चा निकालने के लिए भी, अपना ड्रग का खर्चा निकालने के लिए। तो जो इब्तदाई तौर पर जैसे कोई 2016 में ड्रग यूज़ शुरू करता है, 2017 में ड्रग यूज़ डिसऑर्डर में चला जाता है, 2018 में वो एडिक्शन में चला जाता है, तो समझ लें कि 2019 में वो ड्रग डीलर है। और आप उसे जब देखेंगे तो वो बज़ाहिर उस कॉलेज का एक बोनाफाइड स्टूडेंट होगा जिसके पास अपना शनाख्ती कार्ड है, जिसके पास कॉलेज का ब्लेज़र है, और आप सोच रहे हैं कि कोई इनविजिबल डीलर होता है, तो नहीं। जब एक चीज़ रूटीन हो जाएगी और आप पहले दिन सैंपल मांगेंगे तो यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ मसला होगा, फिर दूसरे दिन भी होगा, फिर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो मामला सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे, महीने बाद वो एक रूटीन बन जाएगी। जब तक यूनिवर्सिटी के टीचर्स खुद आगे बढ़ के लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार नहीं करेंगे और खुद अपने यूरिन सैंपल नहीं देंगे, तब तक स्टूडेंट्स भी रिलक्टेंट होंगे। लेकिन जैसे अगर आप रोज़ाना 10 स्टूडेंट का यूरिन सैंपल लेंगे तो अगर आप 100 टीचर्स में से एक को वॉलंटियर करने के लिए कहें, स्टूडेंट्स के जो सैंपल है वो रैंडम होंगे, तो टीचर्स के सैंपल जो होंगे वो वॉलंटरी होंगे, और स्टूडेंट्स ये फिनोमेना देखेंगे कि तुमने सैंपल दिया है जो कि क्लियर निकलेगा और उस पर आपको कोई रिवॉर्ड, कोई शाबाश, कोई शील्ड मिलेगी। जो बुनियादी शर्त है कि किसी भी काम में जो रिस्पेक्ट है, जो ह्यूमन नीड है, वो कायम रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितनी भी आप एहतियात करें, जिन लोगों के यूरिन्स पॉजिटिव आएंगे तो कुछ ना कुछ स्टिग्मा तो उस पर अटैच होगा। फिर जो करता है सो भरता है। उनको यूरिन चेक करने के बाद अगर उसमें ड्रग पाई जाती है तो कोई पेनलाइज नहीं किया जा रहा, कोई सज़ा नहीं दी जा रही, उन्हें मदद फराहम की जा रही है और इज़्ज़त से फराहम की जा रही है।
और उनके लिए बहुत आसानियाँ फराहम की जा रही हैं कि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी को ड्रग से पाक कर लें। मल्टी फेसेटेड अप्रोच होगी जिसके अंदर नाप तोल का निज़ाम साथ साथ चलता रहे और आपको एग्जैक्टली अदादो शुमार में पता हो कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और आप किस जानिब बढ़ेंगे। कैंपसेस में जो नशे की वबा बढ़ती ही चली जा रही है, इसको हैंडल किया जा सकता है, लेकिन इससे भी पहले सर कैंपसेस को, यूनिवर्सिटीज़ को इस बात का फ़ैसला भी करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने ड्रग्स के लिए टॉलरेंस की पॉलिसी रखनी है या नो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी है। इससे कतई तौर पे ये मुराद नहीं कि हम कोई डंडा उठा लें या सख्ती करें या ऐसे चीज़ों पर जो है वो इक्तफ़ा करें जिससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय हम नुकसान पहुंचा रहे हों, क्योंकि इस काम का मकसद भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा ही है। ये जहन में ख्याल ज़रूर हो सकता है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कि हमारे स्टूडेंट्स का नंबर कम हो जाएगा, लेकिन जो प्रोग्राम हम दे रहे हैं वो फ़वाइद से भरपूर है। जब हम कोई एक्टिव काम करते हैं तो एक रिएक्टिव काम भी सामने आता है, तो हमें देखना होगा कि जो रिएक्शन आएगा वो हम कैसे मैनेज करेंगे। उसमें आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आप ऐसे फसाद में नहीं पड़ते जिससे कि किया कराया काम ठप हो जाए, आप रिट्रोस्पेक्टिव सजाएं नहीं देते, आप किसी को माजी बईद में किए हुए कामों पर पेनलाइज नहीं करते। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक कर सकता है वो कोई रेडिकल प्रोग्राम नहीं होता, वो कोई एग्रेसिव प्रोग्राम नहीं होता, वो कोई रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम नहीं होता। उसमें सब्र चाहिए, उसमें जिद्दोजहद चाहिए और कामयाबी मिले तो ग्रेटिट्यूड चाहिए, कामयाबी ना मिले तो नई स्ट्रेटजी चाहिए। तो ये जो सारे इक़दामात हैं जो इस किस्म के प्रोग्राम में इनहेरेंटली शामिल होने चाहिए और उसमें हमें सर जोड़कर बैठे रहना चाहिए उस वक्त तक के जब तक हम अपने तलबा को उनके मुस्तकबिल के पहलू से महफूज नहीं कर लेते। आप उसे आज भी ऑप्शन देते हैं कि ये रास्ते हैं, ये रास्ता हमारे साथ तावन का रास्ता है, ये रास्ता जो है ये आइसोलेशन का रास्ता है, जिसके यूरिन टेस्ट नेगेटिव आना शुरू हो गए हैं, उसको आप हर रोज़ किसी न किसी अंदाज में थपकी दे सकते हैं। अगर आप 5 साल में भी किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक कर लेते हैं तो मतलब ये नहीं कि 5 साल बाद ही आपको फ़ायदे होंगे। जो फ़ायदे हैं आपके वो पहले 6 महीने में सामने आना शुरू हो जाएंगे। इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो इतना ज़्यादा आएगा कि सैकड़ों स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में राह तलाश करेंगे। हमें अपने यूनिवर्सिटियों के माहौल को तालीम के लिए साजगार बनाना है और उसके लिए एक ड्रग फ्री माहौल मैंडेटरी है। क्या आप ये समझते हैं कि वाकई हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और कैंपसेस जो भी हैं, जहाँ पे भी तालीमी इदारे हैं, क्या वाकई ड्रग्स की सूरत हाल अलार्मिंग, कोई ऐसी सूरत हाल इख्तियार पाकिस्तान में कर रही है जिसके ऊपर हमें कोई तवज्जो देने की ज़रूरत है? हमारे पाकिस्तान की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्कूल्स हैं उनमें एडिक्शन का फिनोमेना बहुत ज़्यादा है और अगर आप किसी भी कैंपस में जाएं और उसमें देखें सूरत हाल को तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगी कि बहुत से स्टूडेंट्स वो सिगरेट स्मोक करते हुए नज़र आएंगे और ड्रग्स करते हुए नज़र आएंगे और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में और तालीमी दरसगाहों में नशे की बीमारी एक वबा की तरह फैली हुई है, जैसे पहले से यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में और कनाडा की यूनिवर्सिटियों में भी ये वबा की तरह फैली हैं। तो आप एक रफ अंदाज़ा कर लें कि जिस उम्र के नौजवान यूनिवर्सिटी में होते हैं और उसी उम्र के नौजवान जो यूनिवर्सिटी से बाहर होते हैं तो यूनिवर्सिटी में होने वालों का ड्रग्स इस्तेमाल करने का इम्कान 2 गुना होता है। जैसे कि कभी किसी ज़माने में तालीम होती ही नहीं होती थी, अब तालीम पे जो एम्फेसिस है वो हद से जब ज़्यादा हो गया है और ना सिर्फ ये हो गया है बल्कि तालीम को तकलीफ़ दे बना दिया गया। जैसे पहले सिर्फ वर्क प्लेस तकलीफ़ दे होती थी लेकिन उसका सामना लोगों को ज़िंदगी की 20-22 बहारें देख के करना पड़ता था, लेकिन अब स्कूलों कॉलेजों में जो तालीम का माहौल है वो भी तकलीफ़ दे बन गया है। अभी तक जो सज़ा का तस्वर स्कूलों में और मदरसों में बाकी है
घरों में वालिदैन भी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ सदाकत सब्र रखते हैं। माएँ अपने लाडले बच्चों की काफ़ी पिटाई कर देती हैं बाज़-औक़ात। जहाँ जहाँ दुनिया में अचीवमेंट नज़र आती है, जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस नज़र आती है, वहीं वहीं आपको ड्रग्स और अल्कोहल का रुझान भी नज़र आता है। तो जो हमारी ज़िंदगी का मज़ा किल हो रहा है अचीवमेंट के नाम पे, वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे आसमान पे सितारों की तरह चमके और फिर सुबह आके उनके पाँव में बैठ के उनके पाँव भी दबाएं। और दुनिया में वालिदैन अपने बच्चों को दूर दूर तक भी भेज रहे हैं तालीम के लिए, और उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि पाकिस्तान से कनाडा में जब उनका बच्चा पढ़ने जाएगा एक नए माहौल में, और उस यूनिवर्सिटी में अल्कोहल का रुझान कैंपस के अंदर होगा, तो उनके बच्चे के अंदर हॉस्टल में रहते हुए भी पीयर प्रेशर है, कॉलेज के अंदर भी पीयर प्रेशर है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये बिल्कुल आम बात है, तो आप यूँ समझें कि ये एक बहुत बड़ा दबाव होगा। जो टीचर्स रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, तो स्टूडेंट्स को लगेगा कि वो भी ड्रग्स करके इनकी तरह टीचर्स बन सकते हैं या रोल मॉडल बन सकते हैं। और फिर ऐसे तलबा जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो अफ्लुएंट फैमिलीज से आते हैं, वो बड़ी स्मार्ट फैमिली से आते हैं, और उनके बड़े भी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पे, अगरचे 40 साल पहले या 30 साल पहले अल्कोहल या ड्रग्स का इस्तेमाल करते रहे होते हैं, लेकिन आज का जो अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल है वो वैसा नहीं है जैसा 30-40 साल पहले होता था, क्योंकि आजकल ड्रग्स ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। जैसे आज की चरस 40 साल पहले की चरस से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसी तरह बहुत सारी और ड्रग्स हैं जो पहले इतना वजूद नहीं रखती थी, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स हैं, जैसे क्रिस्टल मेथ है, जैसे कोकेन है। तो कुछ ड्रग्स जो हैं इमर्ज करके दोबारा सामने आई हैं, जैसे एक्सटेसी है। सो बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके मिले जुले इस्तेमाल से लोग बाज़ औक़ात अपने ड्रग यूज़ को छुपा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई अल्कोहल इस्तेमाल करता है और उसकी वजह से ड्रंकननेस है, तो वो कोकेन इस्तेमाल करके दोबारा अलर्ट हो सकता है, और देखने वाले को ये फॉल्स तासर मिलेगा कि ये स्टूडेंट नशे में नहीं है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में भी स्टूडेंट जो हैं ये ड्रग्स जब इस्तेमाल करते हैं तो उनके ग्रेड्स नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। रादर अगर ग्रेड्स गिरते हों तो उस स्टूडेंट के बारे में आप काफ़ी तशवीश में मुब्तला हो सकते हैं, और उसका यूरिन चेक करने के लिए अगर आप जाएं तो ज़्यादा इम्कान है कि आपको उसमें मारिजुआना या कोई और ड्रग मिलेगी। और ग्रेड्स स्टूडेंट्स के गिरने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ड्रग्स है। जी, ये जो एक इन्होंने बात की कि ये तो एक पूरी मिसकंसेप्शन है कि इन ड्रग्स के इस्तेमाल से कोई आईक्यू लेवल जो है वो बेहतर हो सकता है। ये सिग्निफिकेंटली आईक्यू लेवल 10 से 12 पॉइंट्स गिर जाता है, जैसे कि बताया। और ख़ास तौर से टीनेजर्स जब इसका इस्तेमाल करते हैं, जिनका ब्रेन अभी फुली ग्रो नहीं हुआ होता, तो मिड 20s तक तो उनके स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में
ड्रग्स करते हुए नहीं पाए जाते, लेकिन जो लोग ड्रग्स कर रहे होते हैं उनका शोर बड़ा होता है, उनका जो पर्सोना है वो बड़ा उभर के सामने आता है, वो बहुत विजिबल होते हैं। और जो लोग ड्रग्स नहीं कर रहे होते वो मंजर से गायब होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादातर लोग ड्रग्स कर रहे हैं, जो लोग ड्रग्स नहीं कर रहे होते वो सरे शाम अपने घर में बैठ के अपनी स्टडीज़ पे तवज्जो दे रहे होते हैं। कम से कम अगर थोड़ी सी वो सिगरेट पी लेते हैं तो वो तो इतनी ज़्यादा भी नहीं। जाने दें जाज भाई, बात यह है कि टोबैको जिसमें निकोटीन असल केमिकल है जिसकी खातर लोग सिगरेट पीते हैं, ये दुनिया का सबसे तबाहकुन नशा है। अगर शुमारियाती जायज़ा हम लेते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी जानों को और इंसान के हालात को सिगरेट की वजह से नुकसान होता है, टोबैको की वजह से, निकोटीन की वजह से। और ये गेटवे ड्रग है, असल गेटवे ड्रग है, और ये एंटी डिप्रेसेंट भी है और इसके बहुत से असरात हमारे जिस्मानी तौर पर भी हमें मुतासर करते हैं। जो बंदा भी सिगरेट पीता है वो मशकूक के ज़ुमरे में आता है, उसका भी यूरिन चेक होना चाहिए, उसका भी ड्रग टेस्ट होना चाहिए, चाहे वो आपके कोई फैमिली का फ़र्द हो या वो आपके घर का मुलाजिम हो या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी के अमले में से कोई हो। और अगर यूनिवर्सिटीज़ में आप सिगरेट की बात करते हैं तो कानून पाकिस्तान में ये मना है। दुनिया के बहुत ममालिक में अब सिगरेट नोशी ऐसी जगहों के ऊपर मना है जो आप हैरान होंगे, जैसे शराब खानों में सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि शराब खाना है, लोग उसमें शराब खाना ख़राब के लिए जाते हैं और वहाँ उनको सिगरेट पीना अलाउ नहीं है अब अमेरिका में और यूके में। और इससे आप अंदाज़ा करें कि सिगरेट को साइंसदान या हुकूमतें किस नज़र से देख रही हैं। सो हमारी यूनिवर्सिटियों में अभी तक ये माहौल नहीं बना कि तमाम यूनिवर्सिटियों में सिगरेट पे मुकम्मल पाबंदी हो, और लाहौर में चंद एक ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ऐसी हैं यूनिवर्सिटी? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है और भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आज अभी भी जो है वो नो स्मोकिंग कैंपस को पूरी तरह मेंटेन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूसीपी है। अगर कोई इम्तिहान से पहले पढ़ना चाहता है और वो ऐसी सो कॉल्ड स्टडी ड्रग्स की मदद से कुछ पढ़ भी लेता है और फिर ट्रैंक्विलाइजर्स की मदद से सो भी लेता है, तो इसका नतीजा बहुत ख़राब निकलता है। अगर कोई ग्रेजुएट कर भी जाए तो उसकी ज़िंदगी फिर इसी नहज पे चलने लगती है। मुझे याद है हमारे मेडिकल कॉलेज के ज़माने में भी कुछ स्टूडेंट्स, उस ज़माने में ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स जो कि टॉप करने की ख्वाहिशमंद होते थे तो वो ये ड्रग्स यूज़ किया करते थे, और मैंने देखा कि बाद में उनका अंजाम कोई अच्छा ना हुआ। वो डॉक्टर्स तो बने लेकिन उन्होंने कोई नशो नुमा नहीं पाई, क्योंकि वो एक जुगाड़ के ज़रिए गलत तौर पर गलत तरीक़ों से आगे आते थे तालीम में, और उनकी निस्बत जो लोग थोड़े कम नंबर भी ले रहे थे लेकिन ऊपर के दर्जों में आ रहे थे तो उन्होंने ज़्यादा कामयाबी हासिल की। ये इतने साल पहले भी ये कॉमन था कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, हाँ, नॉट वेरी कॉमन, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उस वक्त ये टॉपर्स में था। अच्छा, अब मुझे नहीं मालूम कि ये टॉपर्स में है कि नहीं। अब मुझे लगता है कि ये उन लोगों में है जो सारा साल नहीं पढ़ते और इम्तिहान के नज़दीक सिर्फ पास होना चाहते हैं। बात यह है कि जो इन चीज़ों को ख़त्म करना है वो इस तरह नहीं हो सकता कि आप कोई गुड लुकिंग स्लोगन दे दें या आप स्केयर फैलाएं, या जैसे लोग सिगरेट्स के हवाले से बताते हैं कि वो कैंसर ज़दा फेफड़ों की तस्वीरें दिखाएं, तो ये इस तरह भी नहीं होता। जब हम कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है जिसमें आप कुछ वाइटल बिहेवियर्स डिज़ाइन करते हैं जो कि मेजरेबल हों और ऑब्जर्वेबल हों, क्योंकि जो चीज़ें मेजरेबल नहीं होती और ऑब्जर्वेबल नहीं होती उनसे साइंस का कुछ लेना देना नहीं। सो हमें नाप तोल के साथ चलना पड़ता है। जैसे कि मैंने बात की कि लाहौर में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इसको स्मोक फ्री जोन बना रखा है अपनी यूनिवर्सिटीज़ को कामयाबी के साथ, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी बिल्कुल ऐसा कर सकती हैं उन्हीं लाइनों पे जिन लाइनों पे उन यूनिवर्सिटीज़ ने ये कामयाबी हासिल की है। और
अगर ड्रग्स को ख़त्म करना है तो उसके लिए भी फिर स्ट्रक्चर बन सकता है बहुत आसानी से, लेकिन ऐसा किसी मुहिम जोई के तहत नहीं हो सकता जैसे हफ्ता सफाई मनाते हैं, और ना ही ऐसा रिट्रोस्पेक्टिवली हो सकता है कोई पनिशमेंट्स दे के, और ना ही बहुत शदीद किस्म की पेनल्टीज़ और सज़ाओं का निज़ाम नाफज करने से हो सकता है। ये एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच होगी जिसके अंदर नाप तोल का निज़ाम साथ साथ चलता रहे और आपको एग्जैक्टली अदादो शुमार में पता हो कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और आप किस जानिब बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप क्या चीज़ें हासिल करेंगे। ये कोई रेडिकल प्रोग्राम नहीं हो सकता, ये कोई रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम नहीं हो सकता, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोग्राम हो सकता है कि जिसमें आप स्टूडेंट्स के करिकुलम में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें कि जो वो तालीम में आगे बढ़ते हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें, वो अपने रवैयों पर कड़ी नज़र रखना सीखें। लेकिन दूसरी तरफ जैसे किसी यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो उसका 0.1% यानी 10 स्टूडेंट्स का रोज़ाना यूरिन सैंपल लिया जाए बैलेटिंग के ज़रिए, और अगर आप वो यूरिन सैंपल लेते हैं और उसको चेक करते हैं तो आप फ़र्ज़ करें देखते हैं कि 10 में से एक स्टूडेंट के यूरिन में मारिजुआना पॉजिटिव आई है और बाकी जो हैं वो यूरिन क्लियर हैं, तो अब आपके पास एक छोटा सा तजर्बा शुरू हो गया जिसमें एक सैंपल है जो कि ड्रग फ्री है जो कि आपको पता है, और जो दूसरा सैंपल है जिसमें एक चरस का जो यूज़र है या अब्यूज़र है या एडिक्ट है, तो आप उसको अलग कर लेते हैं। और आपके पास एक महीने में ऐसे 270 स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं जो ड्रग फ्री हैं इसी रेशो से अगर हो तो, और दूसरी तरफ आपके पास 30 ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि कोई ना कोई ड्रग यूज़ करते हैं जो कि मारिजुआना हो सकती है या कुछ और हो सकती है। तो आप सोचिए कि एक साल में इतबारें निकाल के ये तकरीबन 3000 आप स्टूडेंट्स की टेस्टिंग कर चुके होंगे, और 3 साल में आप तकरीबन सारे 10,000 स्टूडेंट्स की टेस्टिंग कर चुके होंगे एक ख़ास तरीके से। और ये आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ये काम होगा तो इसमें बहुत कोहराम भी नहीं मचेगा, बहुत ह्यू एंड क्राई भी नहीं होगी। और फिर इसके कुछ ये वाइटल बिहेवियर है, यानी यूरिन टेस्टिंग होना किसी यूनिवर्सिटी में ये एक वाइटल बिहेवियर है कि जिन लोगों ने अभी तक ड्रग्स यूज़ नहीं की ये उनको मोहतात रहने के लिए उकसाएगा बिहेवियर। अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सुबह मेन गेट से एंटर होता है और बैलेटिंग से उसका नाम निकला हुआ है, 10,000 स्टूडेंट में से कुल 10 स्टूडेंट हैं जिनके साथ आपने बात करनी है, तो ये बात करना आसान नहीं होगा। तो उसके लिए कोई फ्रेंडली अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि तसव्वुर होता है ना हर चीज़ का, एक फ्रेंडली अथॉरिटी जो कि पोलाइटली फ्रंट ऑफिस में बुला के उन स्टूडेंट्स को जो कि जिनका बैलेटिंग में नाम निकला है सुबह 6 बजे, उनके साथ राब्ता करें और उन्हें 2 ऑप्शंस दें कि या तो आप अंडर सुपरविजन यूरिन सैंपल दे दें, और अगर आप रिलक्टेंट हैं तो आज अगर आप यूरिन सैंपल नहीं देना चाहते तो कल परसों या 1 हफ्ते बाद या जब भी आप आएँ आपको यूरिन सैंपल देना होगा। और यूरिन सैंपल दिए बगैर आपका यहाँ सिलसिला तदरीस अब आगे और उस तरह नहीं चल सकता। लिहाजा जितने दिन फिर आप छुट्टी करेंगे तो आपकी एब्सेंट लगेगी, और ये अगर एब्सेंटीज़ आपकी ज़्यादा होगी तो आप आगे इम्तिहान में नहीं जा सकेंगे। कुछ स्टूडेंट तो कहेंगे कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि अगर ये सबके साथ हो रहा है, जैसे एयरपोर्ट पे सबकी तलाशी होती है तो कोई माइंड नहीं करता और काफ़ी अजीब तरीके से वो तलाशी लेते हैं, लेकिन सेफ्टी की खातर हर कोई वो जो है अपनी तलाशी देने के ऊपर आमादा होता है। तो हो सकता है 10 में से 5 जो है आसानी से वो यूरिन टेस्ट दे दें, 2-3 थोड़ा सा रिलक्टेंट होके लेकिन दे दें, और एक कहे कि नहीं मैं वापस जाना चाहूँगा, आज मैं सोच के दोबारा आऊँगा कि मैंने अपना यूरिन टेस्ट देना है कि नहीं देना। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं।
खुदारा होश में आए। क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अभी तो इस स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं जिसे इम्प्लीमेंट करके कैंपसेस में जो नशे की वबा बढ़ती ही चली जा रही है, इसको हैंडल किया जा सकता है। लेकिन इससे भी पहले सर, कैंपसेस को, यूनिवर्सिटीज़ को इस बात का फ़ैसला भी करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने ड्रग्स के लिए टॉलरेंस की पॉलिसी रखनी है या नो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी है। इससे कतई तौर पे ये मुराद नहीं कि हम कोई डंडा उठा लें या सख्ती करें या ऐसे चीज़ों पर जो है वो इक्तफ़ा करें जिससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय हम नुकसान पहुंचा रहे हों, क्योंकि इस काम का मकसद भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा ही है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अगर किसी यूनिवर्सिटी को ये एप्रीहेंशन हो कि इस तरह के प्रोग्राम से उनका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो जाएगा और उनका रेवेन्यू कम होगा, तो मैं अश्योर करना चाहूँगा कि कतई तौर पर ये जो एक स्लो प्रोसेस है जिसमें आप आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अगर स्टूडेंट्स का नंबर किसी लिहाज से भी थोड़ा कम होगा तो उससे कहीं ज़्यादा नंबर इन्फ्लक्स की तरफ आएगा। जब वालिदैन को पता चलेगा कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ इस तरह का ड्रग प्रिवेंशन प्रोग्राम चल रहा है और जिस यूनिवर्सिटी को ड्रग फ्री बनाने के लिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इतनी मुतहरक है, और अगर हायर एजुकेशन कमीशन भी इसको लाजिम करार दे दे, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करती है जिसमें माहौल का ड्रग फ्री होना बहुत मुआवन साबित हो सकता है, तो हायर एजुकेशन कमीशन भी जो कि इन अदारों के ऊपर एक मॉनिटरिंग का काम करता है, तो हायर एजुकेशन कमीशन भी इसको इन्फोर्स करने में या इंडिकेटर्स के तौर पर इसको शामिल कर सकता है। लेकिन चूँकि हम 10 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो रोज़ाना 10,000 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट का जो मसला है वो अगर किसी तरह नाराज़ होते हैं या तावन नहीं करते या कोई उससे हैसल होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए 2 लोग हो सकते हैं जो कि दोनों ग्रुपों से डील कर रहे हों। एक वो ग्रुप जो यूरिन सैंपल देता है और एक वो ग्रुप जो यूरिन सैंपल नहीं देना चाहता, और उनको एक और मौका कल या परसों दोबारा आने का और यूरिन चेक करने का जब दिया जा सकता है, और अगर कोई यूरिन सैंपल दे देता है और वो पॉजिटिव निकलता है, तो इसका मतलब है कि अब उस स्टूडेंट से एक इंटरव्यू होगा। पहले आप तन्हा उस स्टूडेंट से इंटरव्यू करेंगे और उसको कुछ ऐसी अवेयरनेस और काउंसलिंग देना चाहेंगे जो यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर हो सकती है या जिसे आउटसोर्स किया जा सकता है, कि ऐसे स्टूडेंट को या ऐसे फिर जो स्टूडेंट्स एग्रीगेट हो जाएंगे और जमा हो जाएंगे, तो उनको ऐसी काउंसलिंग दी जाए कि अगर उनका ड्रग यूज़ अभी इनिशियल है तो वो बहुत आसानी के साथ बग़ैर किसी डिटॉक्सिफिकेशन के और बग़ैर किसी रीहैब में जाए वो अपने ड्रग यूज़ से छुटकारा पा सकते हैं। और फिर आगे ग्रुप से ग्रुप बनते जाएंगे। आपके पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं, साल के बाद आपके पास हो सकता है कि 2,000 स्टूडेंट ऐसे हों जिनका यूरिन बिल्कुल क्लियर आया। 1,000 स्टूडेंट आपके पास ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें कोई एक आध दफ़ा यूज़ आया था और उसके बाद ठीक हो गया, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें बार बार के टेस्टों में यूरिन में ड्रग आ रही है, और उनके साथ जो काउंसलिंग प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ पेनल्टीज़ शुरू की जा सकती हैं कि उनका सेमेस्टर फ्रीज़ कर दिया जाएगा या उनको फाइनेंशियल पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी और उनकी फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और अल्टीमेटली इस बात का इम्कान है कि साल में कोई 1 दर्जन स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो जाए। देखिए, हम सज़ा के हक़ में नहीं है,
हम इस हक में हैं कि आप रिवॉर्ड करें या रिवॉर्ड्स को होल्ड करें। और सज़ा एक बहुत ही मजबूरी की हालत में होती है, और अगर फ़ाइन होगा तो ये सज़ा उस स्टूडेंट को नहीं है, ये उसके वालिदैन को है। तो वालिदैन को किसी स्टेज पे फिर इन्वॉल्व कर लेना उस काउंसलिंग के प्रोसेस में, और फैमिली काउंसलिंग का बंदोबस्त भी हो यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में। ऐसे स्टूडेंट्स की फैमिली जिनका यूरिन पॉजिटिव निकल रहा है, तो उन स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ के लिए भी काउंसलिंग प्रोग्राम हो कि वो अपने बच्चों से पहले किस तरह निभा करते रहे हैं, अब कैसे निभा करें, घर में माहौल बातचीत का कैसे बेहतर बनाएं। और उन फैमिलीज़ की अपनी मदद भी इस तरह होगी जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं, जिनमें वर्कोहलिज्म पाया जाता है या अल्कोहलिज्म पाया जाता है या किसी न किसी किस्म का केमिकल या नॉन केमिकल एडिक्शन का मामला पाया जाता है, और वो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि डिसफंक्शनल फैमिलीज़ को मदद की ज़रूरत होती है। चाहे वो स्टूडेंट नशा कर रहे हों या ना कर रहे हों, जो डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको ऐसी नफ्सियाती कश्मकश का सामना होता है, उनके कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनके लिए उनको इसी उम्र में मदद की ज़रूरत होती है, जबकि अभी वो स्टूडेंट लाइफ में हैं और प्रोफेशनलिज्म में नहीं आए, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए, उनकी शादी नहीं हुई, उनके बच्चे नहीं हुए। तो ये जो लेगेसी है, नेगेटिव लेगेसी जो लिंगर ऑन कर सकती है, उसको भी हम कर्ब कर सकते हैं। Apart from that, time management, organization, the very important skill कि आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज रखें जिससे कि आपका इंटरनल इसमें जो मेटाकॉग्निशन है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त टीनेज एग्जेक्टिव स्किल है जो हम सिखाते हैं लोगों को, जिसमें अपने बिहेवियर पर ऐसे नज़र रखना जैसे कि दूसरे हमारे बिहेवियर पर नज़र रख सकते हैं, या हम अपनी परफॉर्मेंस का जायज़ा ऐसे ले सकते हैं जैसे कि दूसरे लेते हैं। और ये एक बड़ी अहम स्किल है जो बहुत से स्टूडेंट्स में नहीं पाई जाती, उन्हें नहीं पता चलता कि व्हाट्स रॉन्ग विद देम। और जो लोग चरस पीते हैं, अगरचे उनके अंदर चरस डिसऑर्डर नहीं होता, चरस यूज़ डिसऑर्डर नहीं भी होता, तो जो लोग चरस पीते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो पसमानदगी की तरफ चले जाते हैं। और चूँकि उनके अंदर अपने बिहेवियर को नापने तोलने की सलाहियत नहीं होती, तो उन्हें पता नहीं चलता। और जो लोग चरस यूज़ डिसऑर्डर से एडिक्शन में चले जाते हैं, वो तबाही की तरफ चले जाते हैं, और उनका दिमाग इस पोजीशन में ही नहीं रहता कि वो अपने आप को कोई एनालाइज कर सके या एवेल्यूएट कर सके। सो जितना मुमकिन हो सके अर्ली टीन में, बल्कि टीन एज से पहले जो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, यानी टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, अगर बच्चों को सीखने का मौका मिले स्कूल में या कॉलेज में करिकुलम के हिस्से के तौर पर, जिससे उनको कोई नंबर्स मिले इम्तिहान में, कामयाबी का कोई फीता भी मिले। बहुत से लोग जो मुक्तदर पोजीशन में हैं, बहुत से लोग जो बड़े अफसरान हैं, बहुत से लोग जिनके हाथ में फ़ैसले हैं तकदीरों के, वो खुद चूँकि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए करते हैं, या अपने आप को काम करने के काबिल बनाते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से वो इस मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं शुरू में अनजाने में मासूमियत के साथ, और बाद में उन्हें पता चलता है कि ड्रग यूज़ जो शुरू जिस शक्ल में होता है, आगे जाके उस शक्ल में नहीं रहता। जैसे कि अगर कोई चरस पीता है, तो आप यूँ समझें कि 10 में से जो 6 हैं ये सिर्फ पसमानदगी की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनका जिस्म चरस के साथ निभा कर रहा होता है, लेकिन उनको स्ट्रेस नहीं हो रही होती, उनके ख्यालात बदल रहे होते हैं और ख्यालात गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो वो पसमानदगी की तरफ जाते हैं। लेकिन 10 में से 4 ऐसे हैं जिनका जिस्म चरस के साथ मेटाबॉलिकली निभा नहीं कर सकता, और उनके जिस्म में कोई टॉक्सिन पैदा होती हैं जिससे कि दिमाग ख़राब होता है और तबाही की तरफ मामला जाता है, सुसाइड की तरफ जाता है, झगड़े फसाद की तरफ जाता है और क्राइम की तरफ जाता है। की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए।
जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मैं ये सोच रहा था सर कि अगर कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो किसी यूनिवर्सिटी का और उसमें 7 लोग फैसला करने वाले हों लेकिन 3 ड्रग यूज़ करते हों, तो वो कैसे मुकम्मल मजबूती के साथ ये कहेंगे? वो तो गाहे बगाहे इस चीज़ को वन वे और दी अदर करेंगे कि चलें कोई बात नहीं। वो कभी एक एक्सक्यूज़ और कभी किसी दूसरे एक्सक्यूज़ का शिकार होंगे और इसी कश्मकश में उनके स्टूडेंट्स और कीमती वक्त गुजरता चला जाएगा। तो हमने कितने अहम नुक्ते की निशानदेही की है कि जब जिन लोगों से हम सुधार की तवक्को रखते हैं, जब वो खुद इस मामले में मुलव्वस होते हैं और उसके लिए उनके पास कोई ना कोई एक लेम एक्सक्यूज़ होता है क्योंकि वो इसको अपनी ज़िंदगी में अपना चुके होते हैं, तो उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। तो ये जो हमारा एक आम तस्वर है कि मनशियात की दुनिया गलियों की दुनिया है, सड़कों की दुनिया है और ऐसे लोगों की दुनिया है जो कोई जुराइम पेशा ही हैं सिर्फ, तो हकीकत में जो ज़िंदगी में बहुत अहम काम लोग कर रहे होते हैं, जैसे कि पायलट्स या डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या जो जर्नलिस्ट हैं या फॉर दैट मैटर आप किसी भी शोबे में ब्यूरोक्रेट्स को ले लें, पॉलिटिशियंस को ले लें, तो आपको हैरत होगी कि उनकी ज़िंदगी में जो ड्रग और अल्कोहल यूज़ है वो आम पसमानदा पब्लिक की निस्बत ज़्यादा है। और अगर आप 5 साल में भी किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग से पाक कर लेते हैं तो मतलब ये नहीं कि 5 साल बाद ही आपको फ़ायदे होंगे। जो फ़ायदे हैं आपके वो पहले 6 महीने में सामने आना शुरू हो जाएंगे और 1 साल तक वो एविडेंट हो जाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ से रेजिस्टेंस आती है वहाँ वहाँ कंसिस्टेंसी के साथ, यहाँ जो की वर्ड है वो कंसिस्टेंसी है, यहाँ जो की वर्ड है वो होप है, यहाँ जो की वर्ड है वो कंट्रास्ट है कि अगर जो 3 लोग होंगे जो कि खुद अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रिटायर्ड लोग होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं वो सारे के सारे तो अल्कोहल का शुगल नहीं करते, लेकिन अगर 4 नहीं करते और 3 करते हैं तो कंट्रास्ट यहाँ आ गया कि आप 4 से ज़्यादा मदद लेंगे और 3 को किसी तरह हर्ट किए बगैर पोलाइटली रिस्पेक्टफुली उनका तावन आप हासिल करेंगे। जो पहले मैंने बात की फ्रेंडली अथॉरिटी की, हाँ लेने के लिए हमें फ्रेंडली अथॉरिटी का रूप धारना होगा स्टूडेंट्स के साथ। वालिदैन अपने बच्चों के साथ जो अक्सर नाकाम होते हैं अपनी बात मनवाने में, उसमें अनफ्रेंडली अथॉरिटी होने का बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स ऑफेंड हो सकते हैं, वो इंतज़ामिया से कह सकते हैं कि हमारे ऊपर आपने ये क्यों जो है इस तरह के हमारे बच्चे को आपने इस टेस्ट में से क्यों गुजारा, हमने उसको तालीम के लिए यहाँ भेजा है, आप उसके ड्रग टेस्ट ले रहे हैं। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि डर और खौफ से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑपरेट करें कि यहाँ पे आने बच्चे बंद हो जाएंगे, यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे। तो ये जो एक इसके अलग पैरामीटर्स हैं, इनके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये जहन में ख्याल ज़रूर हो सकता है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कि हमारे स्टूडेंट्स का नंबर कम हो जाएगा, लेकिन जो प्रोग्राम हम दे रहे हैं वो फ़वाइद से भरपूर है, उसमें किसी किस्म की भी इनसिक्योरिटी का कोई पहलू नहीं है। वो इतना स्लो प्रोसेस है, उसमें वाइटल बिहेवियर्स हैं कि साल में 12 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी खो सकती है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो इतना ज़्यादा आएगा कि सैकड़ों स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में राह तलाश करेंगे, क्योंकि उनके वालिदैन को तसल्ली होगी कि ये यूनिवर्सिटी कंसर्न्ड है ड्रग्स के बारे में, क्योंकि वालिदैन बहुत डरते डरते अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में, मैं जैसे बता रहा हूँ कि किसी यूनिवर्सिटी कैंपस को अगर हमने ड्रग्स से पाक करना है और रोज़ाना 10 लोगों का यूरिन सैंपल हम लेते हैं और अगर कोई यूरिन सैंपल नहीं देता तो उसे घर जाके दोबारा सोचने का मौका देते हैं, तो 6 महीने बाद हम इस प्रोग्राम को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का भी यूरिन सैंपल लें कि जो उस बैलेटिंग में तो नहीं आते, लेकिन उनके तौर अतवार ऐसे हैं, उनके सिम्टम्स ऐसे हैं
कि जिससे कॉलेज इंतज़ामिया को शुबा होता है उनके ड्रग यूज़ के बारे में, और वो 10 के साथ 2 और ऐड कर दें, अगरचे सारे सैंपल के साथ कोई वजाहत करने की ज़रूरत नहीं कि ये सैंपल कैसे कलेक्ट हुआ है, क्योंकि जब एक चीज़ रूटीन हो जाएगी और आप पहले दिन सैंपल मांगेंगे तो यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ मसला होगा, फिर दूसरे दिन भी होगा, फिर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो मामला सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे, महीने बाद वो एक रूटीन बन जाएगी। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जब वो यूनिवर्सिटी की तरफ घर से सफ़र शुरू करेंगे तो उससे पहले ही उनको ये मैसेज आ चुका होगा उनके स्मार्टफोन पे कि आज आपका जो है वो यूरिन टेस्ट होगा। तो आएंगे ही नहीं सर। नहीं आएंगे तो फिर वो एब्सेंट हो जाएंगे ना, तो वो कितने दिन एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि वो अगर उस दिन नहीं आएंगे तो अगले दिन उनको एक रिमाइंडर मैसेज आएगा और उससे अगले दिन फिर रिमाइंडर मैसेज आएगा, क्योंकि उनको यूरिन चेक करने के बाद अगर उसमें ड्रग पाई जाती है तो कोई पेनलाइज नहीं किया जा रहा, कोई सज़ा नहीं दी जा रही, उन्हें मदद फराहम की जा रही है और इज़्ज़त से फराहम की जा रही है, और उनके लिए बहुत आसानियाँ फराहम की जा रही हैं कि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी को ड्रग से पाक कर लें। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सर ये जो यूरिन टेस्टिंग का भी तो कोई कॉस्ट होगी, ये कौन इनकर करेगा, और जो आसानियाँ उनको फराहम की जाएंगी वो कौन आसानियाँ फराहम करेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग यूनिवर्सिटी की तालीम के अखराजात बर्दाश्त करते हैं यानी वालिदैन, वही अल्टीमेटली इस किस्म के ड्रग प्रोग्राम के लिए भी फिनांस करना चाहेंगे, क्योंकि वालिदैन को इससे मदद ही मिलेगी कि अगर वो ख़ुद अपने बच्चों को यूरिन टेस्टिंग के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल टीनेजर मिल के वालिदैन को दीवार के साथ लगा देते हैं और वालिदैन की उस तरह अथॉरिटी नहीं रही जैसे कि पहले थी, तो कॉलेज इंतज़ामिया या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वालिदैन के साथ एक बहुत ही प्लेजेंट गठजोड़ करके अपने बच्चों की फलाह व बहबूद का रास्ता हमवार कर सकते हैं। और जो मैंने कहा कि 10 रैंडमली और 2 6 महीने के बाद आप और स्टूडेंट्स को ऐड करना शुरू कर दें, तो ये जो 2 स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे ये उन सिम्टम्स की बुनियाद पर करेंगे जो कॉलेज के मुक्तदर लोग या कॉलेज की इंतज़ामिया उनके अंदर देखेगी, और ज़्यादातर वो सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल हैं, जैसे कि ग्रेड्स का नीचे आना और पिछले सेमेस्टर की निस्बत अगले सेमेस्टर में जो कामयाबी है वो कम दर्जे की होना और ड्रास्टिक डिफरेंस होना, और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड भी हैं, जैसे किसी का वज़न एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाना या किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसी की अटेंडेंस में जो है वो एक बहुत ज़्यादा चेंज आपको नज़र आए कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए गायब है। एक तो हर यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है अक्सर, और आउटसोर्स भी किया जा सकता है, बाहर से लोग आएँ और ये काम करके चले जाएं, जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग भी करें, जो पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बुनियादी शर्त है कि किसी भी काम में जो रिस्पेक्ट है, जो ह्यूमन नीड है, जो बुनियादी रिस्पेक्ट है, वो कायम रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो स्टिग्मा अटैच करना है, इससे बचना होगा, इससे परहेज़ करना होगा। लेकिन जितनी भी आप एहतियात करें, जिन लोगों के यूरिन्स पॉजिटिव आएंगे तो कुछ ना कुछ स्टिग्मा तो उस पर अटैच होगा। फिर जो करता है
सो भरता है। सो अगर आप इस डर से इस बात को गोल मोल रहने देते हैं और कारपेट के नीचे हर चीज़ डालते चले जाते हैं, तो आखिरकार मुझे बताइए कि यूनिवर्सिटी में अगले दर्जों में आते आते या तो वो तालिब इल्म खुद ही ड्रॉप आउट हो जाता है, या फिर वो सेमेस्टर फ्रीज़ कराने के नाम पे एक आबरूमंदाना सा रास्ता इख्तियार करता है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें थोड़ा बहुत स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब हम कोई एक्टिव काम करते हैं तो एक रिएक्टिव काम भी सामने आता है, तो हमें देखना होगा कि जो रिएक्शन आएगा वो हम कैसे मैनेज करेंगे, और हमारा जो एक्शन है वो रिएक्शन से हमेशा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और हमारी सोच विचार उसमें बेहतर होनी चाहिए, और उसमें हमें सर जोड़कर बैठे रहना चाहिए उस वक्त तक कि जब तक हम अपने तलबा को उनके मुस्तकबिल के पहलू से महफूज नहीं कर लेते। कि कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये मॉडल पहले से अवेलेबल है, जिसको अगर चाहें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ स्टडी कर सकती हैं कि पहले वो स्टूडेंट्स को ग्रीन वार्निंग या कोई एम्बर वार्निंग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्टेप्स होते हैं जिस पे वो रेड वार्निंग की तरफ जाते हैं। तो कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिया जा रहा कि अगर किसी के यूरिन में से ड्रग निकल आई है तो फौरी तौर पे उसको कोई रस्टिकेट कर दिया जाए, लेकिन स्टडी किया जा सकता है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का मॉडल जिनमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं पाया जाता। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कोई शख्स वार्निंग्स को तवज्जो से नहीं सुन रहा, मदद भी लेने से इनकारी है, तो आप उसे रेस्टिकेट ना भी करें तो वो अज़ खुद जो है तलछट की तरह वो बाहर जा सकता है, और आप हालात उसके लिए ऐसे बनाते रहें कि उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस रहें कि या तो वो मदद कबूल करे और बेहतरी की तरफ चला जाए, या पसपाई इख्तियार करे, और ख़ुद को अगर वो पसमानदा भी रख लेता है तो दूसरों की खराबी या पसमानदगी या तबाही का बायस ना बने। सो जब एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा होता है और उस प्रोग्राम की हाइप होती है और वो कंसिस्टेंट प्रोग्राम होता है, वो कोई हफ्ता के लिए मुहिम नहीं होती, वो एक परमानेंट प्रोग्राम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें वैल्यूज़ का हिस्सा बन जाती हैं। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते हैं और अभी तक वो नशे में मुब्तला नहीं हैं, तो ऐसे किसी प्रोग्राम की मौजूदगी में इतना डिटरेंट ज़रूर होता है कि वो स्टूडेंट जो पीयर प्रेशर से इधर आते हैं, ये जो फिट इन होने के लिए आते हैं, वो स्टूडेंट इससे बाज रह सकते हैं। और हमें यूनिवर्सिटी में ऐसा पीयर प्रेशर कायम करने की भी ज़रूरत है जिसको हम रिवॉर्ड करके पैदा कर सकते हैं, कि किसी के लिए चॉइस मौजूद हो कि वो नेगेटिव पीयर प्रेशर की तरफ चला जाए या पॉजिटिव पीयर प्रेशर की तरफ चला जाए। वो उन लोगों की तरफ चला जाए जो कि क्लासों से बाहर हैं, ड्रग्स लेते हैं और ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं जो कि मुजरमाना सरगर्मियाँ हैं, तो उसके मुकाबले में ऐसे लोग भी नुमायाँ करके उनके सामने पेश किए जाएं कि जो यूनिवर्सिटी में माहौल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने वालिदैन की तशवीश में इजाफ़ा नहीं करते। तो ऐसे लोगों को रिवॉर्ड करना, वाज़े तौर पर ऐसे लोगों को कोई इनाम व इकराम से नवाजना भी बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठो। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ये जो पहलू है जिसे हम कहते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक करना, ये अगरचे
कांटों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन इसकी मंजिल बड़ी खूबसूरत है। और कुछ ना करने से कुछ ना कुछ करना बेहतर होता है, और फिर उस काम को आगे बढ़ाते रहना। उसमें आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आप ऐसे फसाद में नहीं पड़ते जिससे कि किया कराया काम ठप हो जाए। आप रिट्रोस्पेक्टिव सजाएं नहीं देते, आप किसी को माजी बईद में किए हुए कामों पर पेनलाइज नहीं करते। आप उसे आज भी ऑप्शन देते हैं कि ये रास्ते हैं, ये रास्ता हमारे साथ तावन का रास्ता है, ये रास्ता जो है ये आइसोलेशन का रास्ता है। आप यूनिवर्सिटी में रहते हुए ना सिर्फ ड्रग्स से निजात पा सकते हैं बल्कि आला तालीम भी हासिल कर सकते हैं, और हमारी नज़र में आपकी इज़्ज़त एक ऐसे स्टूडेंट से भी ज़्यादा हो जाएगी कि जिसने कभी नशा किया भी नहीं और छोड़ा भी नहीं। तो जो स्टूडेंट नशा करता है और छोड़ता है तो उसको बहुत तरह आप रिवॉर्ड कर सकते हैं। जिसके यूरिन टेस्ट नेगेटिव आना शुरू हो गए हैं उसको आप हर रोज़ किसी न किसी अंदाज में थपकी दे सकते हैं। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक कर सकता है, वो कोई रेडिकल प्रोग्राम नहीं होता, वो कोई एग्रेसिव प्रोग्राम नहीं होता, वो कोई रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम नहीं होता। उसमें सब्र चाहिए, उसमें जिद्दोजहद चाहिए, और कामयाबी मिले तो ग्रेटिट्यूड चाहिए, कामयाबी ना मिले तो नई स्ट्रेटजी चाहिए। तो ये जो सारे इक़दामात हैं जो इस किस्म के प्रोग्राम में इनहेरेंटली शामिल होने चाहिए, और ये कोई बहुत महंगा प्रोग्राम नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जिसकी पर डे कॉस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कोई 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। यूनिवर्सिटी में माहाना 3 लाख रुपए का ख़र्चा, आप समझें कि कोई ख़र्चा नहीं है। यूनिवर्सिटी के बजट जो है वो करोड़ों अरबों में होते हैं, और उसमें एक इतना अहम इशू जिसमें आपने यूनिवर्सिटी को ड्रग से पाक करना है, तो ये कोई ख़र्चा कोई बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। फिर अगर ये ज़्यादा ख़र्चा हो भी तो ये वालिदैन ने बर्दाश्त करना है, जैसे उनकी ट्यूशन फ़ी होती है। इसी तरह अगर किसी जो स्टूडेंट का जो ड्रग टेस्टिंग हुई है तो उसकी बिलिंग उसके माहाना बिल में जाएगी, और अगर किसी का यूरिन पॉजिटिव आया तो उसकी काउंसलिंग फ़ी भी उसके बिल में जाएगी, उसकी मदद की फ़ीस भी उसके बिल में जाएगी। और वालिदैन जहाँ तालीम व तरबियत के लिए अखराजात बर्दाश्त करते हैं वो इन चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त करने पे आमादा होंगे, क्योंकि ड्रग्स के साथ याद रखिए कि या तो पसमानदगी आएगी अगर आपको मौफक है, और अगर आपको मौफक नहीं है तो तबाही आएगी। अब इनमें से आपने चुनाव करना है कि आपने पसमानदगी को दावत देनी है या तबाही को दावत देनी है। लेकिन अगर आप एक खूबसूरत लंबी और खुशी भरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हार्वर्ड की एक स्टडी है जो पिछले 80 साल से चल रही है और अभी और 20 साल चलेगी। उसमें 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने से हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरपूर और लंबा बना सकते हैं। एक कि हम लोगों से मिलनसार हों, हम मेल जोल रखने वाले हों। दूसरा कि हम अपनी पसंद नापसंद को एक्सरसाइज करें, और तीसरा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। और इन तीनों चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप ऐसा हो कि वो एक दूसरे को जेपरडाइज ना करें। अच्छा, वो जो एक बीच में एक बात आपने कही थी कि क्या वही स्टूडेंट्स जो ड्रग यूज़ करते हैं वो ड्रग पुशर भी बन जाते हैं? बिल्कुल। आप ऐसा ना सोचें कि किसी यूनिवर्सिटी में जो मनशियात की सप्लाई होती है वो ड्रग डीलर कर रहे होते हैं जो बाकी सोसाइटी में कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ तावन के नाम पे, एक दूसरे के साथ दोस्ती के नाम पे ये दगा कर रहे होते हैं। कई दफ़ा अपना खर्चा निकालने के लिए भी अपना ड्रग का खर्चा निकालने के लिए। तो जो इब्तदाई तौर पर जैसे कोई 2016 में ड्रग यूज़ शुरू करता है, 2017 में ड्रग यूज़ डिसऑर्डर में चला जाता है, 2018 में वो एडिक्शन में चला जाता है, तो समझ लें कि 2019 में वो ड्रग डीलर है। और आप उसे जब देखेंगे तो वो बज़ाहिर उस कॉलेज का एक बोनाफाइड स्टूडेंट होगा जिसके पास अपना शनाख्ती कार्ड है, जिसके पास कॉलेज का ब्लेज़र है, और आप सोच रहे हैं कि कोई इनविजिबल डीलर होता है जो कॉलेज के बाहर छल्लियों पे ड्रग्स लगा के बेचता है या कॉलेज के अंदर जाके तो वो ड्रग्स बेचता है। तो नहीं, ऐसा हमेशा उन्हीं स्टूडेंट्स में से कुछ कर रहे होते हैं जिनको अभी
कुछ फंड्स चाहिए होते हैं जो कि उनके पास मैसर नहीं होते। बहुत ही अहम पहलू है जिस पे मैं प्रोग्राम के आखिर में तो जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि जब तक यूनिवर्सिटी के टीचर्स खुद आगे बढ़ के लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार नहीं करेंगे और खुद अपने यूरिन सैंपल नहीं देंगे तब तक स्टूडेंट्स भी रिलक्टेंट होंगे। लेकिन जैसे अगर आप रोज़ाना 10 स्टूडेंट का यूरिन सैंपल लेंगे तो अगर आप 100 टीचर्स में से एक को वॉलंटियर करने के लिए कहें, आप पहले ये नहीं कहेंगे कि रैंडमली करें, क्योंकि टेक्निकली आप एक प्रोग्राम को पॉजिटिवली आगे बढ़ाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के जो सैंपल है वो रैंडम होंगे, तो टीचर्स के सैंपल जो होंगे वो वॉलंटरी होंगे और एक जो टीचर है वो उसे कहा जाएगा कि तुम अपने आप को वॉलंटियर करो और अगर तुम सैंपल दोगे और स्टूडेंट्स ये फिनोमेना देखेंगे कि तुमने सैंपल दिया है जो कि क्लियर निकलेगा और उस पर आपको कोई रिवॉर्ड, कोई शाबाश, कोई शील्ड मिलेगी, तो मुझे बताइए कि फिर महीने में कितने टीचर सैंपल देंगे? क्या रोज़ाना एक ही टीचर नदीम नूर आके सैंपल देंगे? तो रोज़ाना आप एक ही दफ़ा किसी को सैंपल देने का मौका देंगे जो कि क्लियर आता है, तो महीने में जब एक टीचर हर रोज़ सैंपल देगा, अगले दिन दूसरा, अगले दिन तीसरा, अगले दिन चौथा, तो फ़र्ज़ करें आपके 100 टीचर्स में से 90 टीचर्स हैं जो कि ड्रग फ्री हैं और 10 टीचर आपके ड्रग यूज़ करते हैं, तो 3 महीने बाद क्या होगा? वो तो गायब हो जाएंगे। 3 महीने बाद ये होगा कि आपके जो जब आप एग्जॉस्ट कर लेंगे उन टीचर्स को जो कि सैंपल दे के तो ड्रग फ्री करार पाए हैं और इनाम के हकदार करार पाए हैं और उनको आपने कुछ नहीं कहा कि जो सैंपल नहीं दे रहे, तो आखिरकार आप उन 10 टीचर्स के लिए कोई मैंडेटरी पॉलिसी बीच में ला सकते हैं जिसका ताल्लुक उनकी यूनिवर्सिटी में आगे तरक्की से हो, तनख्वाह से हो, उनकी कोई नेकनामी से हो। हमें कॉलेज में ऐसा माहौल बनाना है जिसकी वजह से सचमुच की तालीम पाकिस्तान में भी आम हो जाए। आपको पता है कि यूरोप में अनफॉर्चुनेटली अब ये एक फ़िक्रा सुनने में आता है कि पाकिस्तान में फ़ेक एजुकेशन है। कितनी तकलीफ़ दे बात है, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ऑन एयर ये बात करूं, लेकिन मैंने ऐसी बातें सुना, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ दाखिले देते हुए कई तरीके से चेक किया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर अमेरिका जाते हैं तो उनको 3 इम्तिहान पास करने पड़ते हैं, फिर उनको डॉक्टर माना जाता है। और वो इम्तिहान कोई आगे के इम्तिहान नहीं होते, वो पीछे के इम्तिहान होते हैं। आप अंदाज़ा करें कि किस किस तरीके से वो साफ ना भी कहें फिर भी पाकिस्तान की एजुकेशन को वो फेक एजुकेशन मानते हैं, जो कि ठीक 40 साल पहले ऐसा नहीं था। 40 साल पहले पाकिस्तान का MBBS डॉक्टर UK में जाके आगे स्टडी कर सकता था बग़ैर किसी फर्दर एवेल्यूएशन के, और अमेरिका में भी ऐसा ही था। फिर उन्होंने एक एग्ज़ाम डाला जिसे ECFMG कहते थे, जो कि 75 में था, 1975 में। फिर अब आपको पता है 3 एग्ज़ाम है जो कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को पास करने पड़ते हैं इससे पहले कि वो आगे तदरीस का सिलसिला या तालीम का सिलसिला अमेरिका में चलाएं। इससे पहले कि जो आवाज़ दुनिया में उठ रही है पाकिस्तान की एजुकेशन के बारे में, वो आवाज़ पाकिस्तान में भी ज़बान ज़द आम हो जाए, हमें अपने यूनिवर्सिटियों के माहौल को तालीम के लिए साजगार बनाना है और उसके लिए एक ड्रग फ्री माहौल मैंडेटरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सदाकत। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए,
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।